हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है उसको बनाने के लिए हमें सपोर्ट्स की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें सपोर्ट्स के बारे में नहीं पता होगा तो हम उस पर नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्टेड मोशन और नंबर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरी चीज़ हमने ये देखी थी कि बच्चों जो आपके कैंटिलीवर बीम है और सिंपली सपोर्टेड बीम है, अभी हमने सिंपली सपोर्टेड बीम देखा था कि वो स्टैटिकली डिटरमिनेट है कि नहीं है तो किस कंडीशन में है और नहीं है तो किस कंडीशन में है। और हमें ये बात ध्यान रखनी है कि सिंपली सपोर्टेड बीम हमेशा स्टैटिकली डिटरमिनेट होता है, अगर वो नहीं है तो उसको बनाया जाता है। तो इन जनरल हम ये मान के चलते हैं कि जो सिंपली सपोर्टेड बीम होगा बच्चों वो हमेशा स्टैटिकली डिटरमिनेट होगा। राइट, ये ध्यान रखना है हमें। तो आज हम थोड़ा सा और आगे मूव करेंगे। आज हम टाइप्स ऑफ लोड्स देखेंगे, बीम्स के ऊपर लोड कौन कौन से होते हैं। ठीक है, बीम के ऊपर लोड कौन कौन से होते हैं। और अभी हमें कैंटिलीवर बीम और प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम के स्टैटिकली डिटरमिनेट की कंडीशंस भी जाननी है। क्या प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम और कैंटिलीवर बीम आपका स्टैटिकली डिटरमिनेट होता है, नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, ये चीज़ें हमें चेक करनी है। तो हेडिंग डालेंगे, पहले हम देखेंगे कैंटिलीवर बीम क्या है, स्टैटिकली डिटरमिनेट है कि नहीं है। तो हेडिंग आ जाएगी चेक whether the cantilever beam check whether the cantilever beam is statically determinate or not, ये क्वेश्चन है। ठीक है, हमें ये चेक करना है। तो उससे पहले हम देखेंगे कैंटिलीवर बीम। तो स्टूडेंट, वी नीड टू टॉक अबाउट द कैंटिलीवर बीम। राइट, सबसे पहले देखते हैं कैंटिलीवर बीम कैसा होता है। कैंटिलीवर बीम एक ऐसा बीम है जो एक एंड से रहता है फिक्स्ड और दूसरे एंड से रहता है फ्री। राइट, एक एंड से रहता है फ्री, इसको कहते हैं फ्री एंड, और जो दूसरा एंड होता है उसको कहते हैं फिक्स्ड एंड। ये फिक्स्ड एंड होता है हमेशा इसमें फिक्स्ड एंड होगा ये। राइट, अब बच्चों हम कंडीशंस देख चुके हैं क्या कि फिक्स्ड एंड जो होता है उस पर जो सपोर्ट्स होंगी कितनी हो सकती हैं। ठीक है, ये जो फिक्स्ड एंड है इस पर सपोर्ट कितनी होगी, एक तो रिएक्शन होगी वर्टिकल RAB, अगर ये पॉइंट A है ये पॉइंट B है। और हमेशा याद रखना बच्चों, कैंटिलीवर बीम में एक फोर्स जो होता है वो फ्री एंड पे होता है। ठीक है, P। फिक्स्ड एंड पे कोई फोर्स नहीं होता है, फिक्स्ड एंड पे सिर्फ रिएक्शन आएगी, चाहे यूडियल हो चाहे पॉइंट लोड। अभी डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ लोड में भी। एक रिएक्शन आएगी RA हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक मूवमेंट आएगा एट पॉइंट A पे। अब इस केस में देखते हैं बच्चों, क्या ये आपका डिटरमिनेट बीम है कि इनडिटरमिनेट बीम है। देखो, फ्रॉम स्टैटिकल इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमारे पास दो इक्वेशन है 2 डायमेंशन में। एल्जेब्रिक समेशन ऑफ fx इज इक्वल टू 0, एल्जेब्रिक समेशन ऑफ fy 0 और एल्जेब्रिक समेशन ऑफ mz0। z का मतलब क्या है, xy प्लेन के मोमेंट की बात कर रहे हैं हम। राइट, अब बच्चों यहाँ देखो ध्यान से, क्या इस पूरे कैंटिलीवर बीम में कोई एक्स डायरेक्शन में फोर्स नज़र आ रहा है? मुझे तो नहीं नज़र आ रहा है फोर्स। तो जब फोर्स कोई नज़र नहीं आ रहा है तो ये तो हो गई जीरो रिएक्शन, और जब रिएक्शन ये जीरो हो गई तो ये जो इक्वेशन है एक्स डायरेक्शन की ये हमारे लिए यूजफुल इक्वेशन नहीं रही। ये सारी यूजफुल इक्वेशन है। ठीक है, तो ये हमारे यूजफुल इक्वेशन रही, इस केस में नहीं, तो हम कहेंगे नॉट यूजफुल। राइट, नॉट यूजफुल, ये यूजफुल नहीं रही। अच्छा, क्या वाई डायरेक्शन में फोर्स है? बिल्कुल है वाई डायरेक्शन में फोर्स, तो रिएक्शन होगी वाई डायरेक्शन में, बिल्कुल होगी। तो ये तो मेरे लिए यूजफुल रहेगी, ये मेरे लिए यूजफुल होगी।
तो क्या इस पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। इस फोर्स का मूवमेंट भी आएगा, यानी कि ये भी इक्वेशन मेरे लिए यूजफुल होगी। यानी मेरे पास दो इक्वेशन यूजफुल है, ठीक है, दो इक्वेशन मेरे पास यूजफुल है, एक एफ वाई वाली, एक एम जेड वाली। नंबर ऑफ अननोन्स देखते हैं। नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं? नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स देखो, एक तो हो गया मूवमेंट एट ए और एक हो गया रिएक्शन एट ए इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो दो ही हुए मेरे पास नंबर ऑफ अननोन्स और दो ही मेरे पास यूजफुल इक्वेशन, एक ये और एक ये। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इन कैंटिलीवर बीम क्या है कि जो नंबर ऑफ अननोन्स है, नंबर ऑफ अननोन्स किसके बराबर है? नंबर ऑफ यूजफुल इक्वेशन। तो क्या ये बीम डिटरमिनेट होगा? बिल्कुल होगा। ये बीम डिटरमिनेट है? यस यस। कैंटिलीवर बीम क्या है? कैंटिलीवर बीम जो है वो डिटरमिनेट बीम है। ठीक हो गई बात? ये बात हमने प्रूफ कर दी। ठीक है स्टूडेंट, तो कैंटिलीवर बीम क्या है? डिटरमिनेट है। सिंपली सपोर्टेड बीम क्या है? डिटरमिनेट है। सिंपली सपोर्टेड बीम के एक केस में वो डिटरमिनेट नहीं होता, जिसको हम डिटरमिनेट बनाते हैं। अब हम प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम देखते हैं। अब हम क्या देखते हैं? प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम। तो हेडिंग तो यही रहेगी, यहाँ एक जुड़ जाएगा प्रोब्ड। प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम क्या होता है ये भी देखते हैं। जो प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम होता है वो कैसा होता है, पहले इसको देखते हैं। देखो बच्चों, प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम जो होता है ना, उसमें उसके फ्री एंड पे भी एक सपोर्ट रहती है। अब ये सपोर्ट हिंज भी हो सकती है, ये सपोर्ट रोलर भी हो सकती है, ठीक है। ये सपोर्ट रोलर भी हो सकती है और हिंज भी हो सकती है। ये जो फ्री एंड है ना, ये जो फ्री एंड है प्रोब्ड कैंटिलीवर में बच्चों, यहाँ भी एक सपोर्ट होती है। अब ये रोलर भी हो सकती है, ये हिंज भी हो सकती है। ये प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम होता है, ठीक है। ये प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम होता है। और बच्चों, प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम में कभी भी फोर्स फ्री एंड पे नहीं होता, वो या तो मिड पे होगा या समवेयर एल्स होगा एक्सेप्ट फिक्स्ड और फ्री एंड। अब ये फ्री एंड तो रहा नहीं ना प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम में। तो प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम इस तरह का होता है। नंबर ऑफ अननोन्स हो रहेंगे, ठीक है। मान लो ये पॉइंट आपका क्या है? ये पॉइंट है मेरा बी, ठीक। अब चूंकि ये रोलर है तो यहाँ भी एक रिएक्शन जनरेट होगी वर्टिकल डायरेक्शन में। रोलर है तो जो आर बी होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की, वो 0 होगी, ठीक है। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी है हमारे पास? 3 है। एल्जेब्रिक समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, एल्जेब्रिक समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, एल्जेब्रिक समेशन ऑफ एम जेड इज इक्वल टू 0। यही तो है। अब देखो, इस प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम में, प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम में जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की रिएक्शन है वो 0 आती है। तो जब वो 0 आती है तो ये तो हमारे लिए यूजफुल नहीं रही, नॉट यूजफुल। समझ में आ गई बात? वाई डायरेक्शन में वर्टिकल रिएक्शन है, बिल्कुल है, तो ये तो यूजफुल होगी। और मूवमेंट भी है मेरा, ठीक है। पॉइंट ए पे नंबर ऑफ अननोन कितना है यहाँ पे? नंबर ऑफ अननोन, नंबर ऑफ अननोन्स है यहाँ पे 3। कौन कौन से? एम ए आर ए इन वर्टिकल डायरेक्शन और आर बी इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो कितने आए नंबर ऑफ अननोन्स? 3। नंबर ऑफ यूजफुल इक्वेशन कितनी है मेरे पास? 2। तो क्या डिटरमिनेट है? नो।
दिस बीम इज इनडिटरमिनेट, राइट। प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम इज ऑलवेज इनडिटरमिनेट बीम। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन हो रही है कि नंबर ऑफ यूजफुल इक्वेशन लेस देन है नंबर ऑफ अननोन से। नंबर ऑफ अननोन से, तो ये क्या हुआ, ये जो बीम हुआ ये हुआ इनडिटरमिनेट। अब स्टूडेंट मूव करेंगे हम टाइप्स ऑफ लोड की। जो शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है उसमें लोड जो होता है वो कितने तरीके का होता है और उसकी कैलकुलेशन करनी कैसे है, ये हमें डिस्कस करना है सबसे पहले। ठीक है, हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ लोड। टाइप्स ऑफ लोड किसमें, इन शेयर फोर्स एंड इन एसएफडी एंड बीएमडी, एसएफडी एंड बीएमडी। ठीक है, टाइप्स ऑफ लोड ऑन बीम्स भी करके इसमें आप डेफिनेशन डाल सकते हो, कोई बात नहीं। देखो सबसे पहला होता है बच्चों पॉइंट लोड। पॉइंट लोड क्या लोड होगा, जो एक्ट करेगा एट अ पॉइंट, लोड विच एक्ट, a load which acts at a point। ठीक है, एट अ पॉइंट जैसे कैसे लगा होगा, मान लो ये बीम है, ये बीम का एक सेक्शन है, ये कैंटिलीवर बीम भी हो सकता है, सिंपली सपोर्टेड बीम भी हो सकता है। ठीक है, ये कहाँ लगता है, पॉइंट पे। कहाँ लगेगा, पॉइंट पे। ठीक है, ठीक है, कैसे हो सकता है, देखो कैसे हो सकता है। मान लो ये कैंटिलीवर बीम है, ये फ्री एंड पे भी हो सकता है, कहीं बीच में भी हो सकता है, लेकिन लगेगा पॉइंट पे। ठीक है, लगेगा पॉइंट पे। सिंपली सपोर्टेड बीम में भी हो सकता है, सिंपली सपोर्टेड बीम में भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं पॉइंट लोड। ये हमारा है पॉइंट लोड। ठीक हो गई बात, ठीक है, पॉइंट लोड हो गया। ठीक है, इंटेंसिटी इसकी, इसको कंसंट्रेटेड लोड के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, कंसंट्रेटेड लोड। ठीक है, सेकंड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सभी है खैर इसमें। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ये कैसा होता है, ये लाइन लोड भी कहा जाता है इसको, इसको हम लाइन लोड भी कहते हैं। जैसे मान लो आपका कैंटिलीवर बीम है, इसमें ये इस तरीके से शो किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से शो किया जाता है, इसको कन्वर्ट किया जाता है पॉइंट लोड में। देखेंगे कैसे करते हैं। जैसे मान लो एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस पर भी कैसे होगा ये कन्वर्जन, देखेंगे फिर इसका। इस तरीके से होगा ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लाइन लोड जिसे कहते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी पॉइंट लोड की, न्यूटन। लाइन लोड क्योंकि पूरी लेंथ पे लगा होता है, तो इसकी जो इंटेंसिटी होती है, इसमें लोड इंटेंसिटी होती है, इसमें लोड होता है, इसमें लोड इंटेंसिटी होती है। ये क्या होती है हमारी लोड इंटेंसिटी।
लोड इंटेंसिटी की यूनिट हुई हमेशा न्यूटन पर यूनिट लेंथ पे होता है ये, न्यूटन पर मीटर, ध्यान रखना बच्चों, न्यूटन पर मीटर। अगर लोड इंटेंसिटी की मल्टीप्लाई लेंथ से कर दी जाए तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाता है। लोड इंटेंसिटी की अगर मल्टीप्लाई कर दी जाए तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो सकता है। इसको थोड़ा समझते हैं कि लोड इंटेंसिटी को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा समझना, क्योंकि ये बार बार यूज़ में आएगा। ठीक है, जो भी लाइन लोड होता है उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है उस पर एक्ट करता है, याद रखना हमेशा। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहाँ एक्ट करता है? एट दी सेंटर ऑफ मास, यानी कि मिड पॉइंट पे। एक नोट पॉइंट यहाँ लिखना है, नोट पॉइंट ये लिखना है कि UDL इज ऑलवेज, UDL ऑलवेज acts at a center of mass, सेंटर ऑफ मास। यानी कि अगर लोड इंटेंसिटी पूरी लेंथ पे है तो लोड कहाँ एक्ट करेगा? लोड एक्ट करेगा मिड पॉइंट पे। यानी कि देखो मैं करके दिखा रहा हूँ, आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखो जैसे मान लीजिए हमारा कैंटिलीवर बीम है, ठीक, और यहाँ पे UDL लगा हुआ है और लोड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं W से, स्मॉल w से। तो जो स्मॉल w दिया हुआ है वो है न्यूटन पर मीटर। ठीक है, स्मॉल w क्या है? न्यूटन पर मीटर। लोड इंटेंसिटी को करते हैं स्मॉल w से रिप्रेजेंट। मान लो उसकी लेंथ कितनी है? L। तो अगर इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाए तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम में मेरे को UDL हटा के पॉइंट लोड में से कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा कि एक लाइन बनाऊँगा और W इंटू L, तो जो मेरा पॉइंट लोड अब बीच में लगेगा, इस सेंटर पे लगेगा पॉइंट लोड कितना? ये मेरा सेंटर है, मान लो यहाँ पे एक्ट करेगा मेरा P इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू L। ध्यान रखना ये कन्वर्जन है UDL का पॉइंट लोड में। ठीक है, इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी? न्यूटन। ठीक है, इसकी यूनिट है न्यूटन पर मीटर। ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, ये हमेशा मिड पॉइंट पे आ जाता है, ये हमेशा मिड पॉइंट पे आ जाता है। यानी कि ये भी होगा L/2 और ये भी होगा L/2। समझ में आ रही बात? इसको स्मॉल l मान लो, यहाँ स्मॉल l कर लो इसको। ठीक है, तो ये होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखनी है बच्चों, क्या? जब ऐसा होता है तो ये आधी लेंथ पे आ जाता है। ठीक है, आधी लेंथ पे आ जाता है तो इसका मोमेंट क्या होगा? फिक्स पॉइंट के अबाउट, क्योंकि फिक्स पॉइंट के अबाउट ही मोमेंट आएगा, फ्री पॉइंट के अबाउट तो कोई मोमेंट नहीं होगा ना। तो फिक्स पॉइंट के अबाउट मोमेंट कितना आया इसका? यह है हमारा P इंटू L/2, इतना ही तो आएगा। अभी पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं जाना। P इंटू L/2, P की वैल्यू कितना है? W इंटू L/2। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, WL²/2। ये UDL का मोमेंट होता है कैंटिलीवर बीम में, ये UDL का मोमेंट होता है कैंटिलीवर बीम में। अब आपको बहुत सारे फंडे सिखाने हैं। देखो फंडे क्या सिखाने हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मान लो मुझे इस पॉइंट पे मोमेंट कैलकुलेट करना है, तो UDL जो होगा, मैंने मान लो सेक्शन लिया, ये मैंने सेक्शन लिया राइट साइड से x डायरेक्शन में। सारे सेक्शन हमारे x डायरेक्शन में होंगे, सॉरी राइट साइड से होंगे। ठीक है, ये सब राइट हैंड साइड से लूँगा मैंने x सेक्शन लिया x। तो अब इतना ही जो सेक्शन के राइट साइड में जो UDL होगा ना बच्चों, उसी को कंसिडर करना है, लेफ्ट साइड वालों को भूल जाओ। तो खाली अगर मैं इसको देखूं, सिर्फ इसको, तो ये कितना है?
ये लेंथ है मेरी x, जब इसको कंसीडर करेंगे हम, तो जब इसको कंसीडर करेंगे तो ये कितना है, ये x। अच्छा, लोड इंटेंसिटी यहाँ भी वही होगी और यहाँ भी वही होगी, क्लियर है। तो यहाँ भी लोड इंटेंसिटी कितनी है, स्मॉल w। अब इसका कन्वर्जन क्या होगा, देखो लेंथ कितनी x है ना, तो अगर इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है तो मिड पॉइंट पे फोर्स आ जाएगा। मिड पॉइंट पे फोर्स कितना आया, W इंटू एक्स, लेंथ x थी ना। और अगर मैं मान लो पॉइंट A इसे मान लो, ठीक है, अगर पॉइंट P इसको हम मान लें और Q हम इसे मान लें, तो पॉइंट P के अबाउट मूवमेंट कितना होगा, ये x/2 हो जाएगा, ये x/2 हो जाएगा। तो पॉइंट P के अबाउट मूवमेंट होगा W इंटू एक्स इंटू x/2, कितना हो जाएगा, W इंटू x²/2। इम्पॉर्टेंट है, ठीक हो गया स्टूडेंट। यूडीएल के केस में हमें इस तरह से कैलकुलेशन करनी है मोमेंट की, ध्यान रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भी मैंने आपसे अभी डिस्कस की है, ठीक है बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट मूव करेंगे यूनिफॉर्म वेरिंग लोड पे। नेक्स्ट जो हमारा लोड होता है वो होता है यूनिफॉर्म वेरिंग लोड। वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा सा टिपिकल ही है, वो थोड़ा सा टिपिकल होता है। नेक्स्ट है थर्ड लोड हमारा। थर्ड लोड है यूनिफॉर्म वेरिंग लोड। बच्चों यूनिफॉर्म वेरिंग लोड में क्या होता है कि जो लोड इंटेंसिटी होती है वो ही वेरी करती है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में लोड इंटेंसिटी कांस्टेंट रहती है, इसमें जो लोड इंटेंसिटी होती है वो वेरी करती है, ठीक है। कैसे होता है देखो, जैसे मान लो ये हमारा कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम में जो लोड इंटेंसिटी होती है वो इस टाइप से होती है यूनिफॉर्म वेरिंग लोड की। अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो लोड इंटेंसिटी वेरी करती है। B पॉइंट पे 0 है और फिर बढ़ती चली जा रही है, पॉइंट A पे मैक्सिमम हो जाएगी। पॉइंट A पे हमने कहा कि जो लोड इंटेंसिटी है वो W, इसकी भी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर, ठीक है। पर ये मैक्सिमम होगी, यहाँ पर लोड इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। यहाँ लोड इंटेंसिटी क्या है, 0। वेरी करिए, यानी कि लोड इंटेंसिटी भी लेंथ पे डिपेंड कर रही है, ठीक है बच्चों। लोड इंटेंसिटी भी लेंथ पे डिपेंड करिए। इसका कन्वर्जन क्या होता है वो मैं बताता हूँ आपको। देखो हमेशा किस पे, ये भी किस पे एक्ट करता है, यूनिफॉर्म वेरिंग लोड, ये भी एक्ट करता है एट द सेंटर ऑफ मास, एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ मास। अब ट्राइंगल का जो सेंटर ऑफ मास होगा बच्चों वो कहाँ होगा, उसके सेंट्रॉइड पे होगा। तो टॉप से अगर हम देखें सेंट्रॉइड कितना होता है, यहाँ से अगर इसकी लेंथ L है, लेंथ अगर इसकी L है तो बेस से कितना होता है, L/3, बेस से होता है L/3 और वर्टेक्स से होता है 2L/3 शीट्स से, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमारा सेक्शन बैठेगा, ठीक है। ये चीज़ है, हमें इसका देखना है कि इसका कितना होगा हमारा, ठीक है। अब देखो ये भी एक्ट कर रहा है सेंटर ऑफ मास, कर तो एक्ट यही रहा है, कन्वर्जन तो यही होना है, पर होता कितना है, वहाँ पर जैसे लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते थे इंटेंसिटी की, यहाँ इंटेंसिटी होती है एरिया, यहाँ इंटेंसिटी क्या होती है, ये जो इंटेंसिटी है हमारी इंटेंसिटी का लोड, जो भी लोड होगा, इंटेंसिटी नहीं, जो भी लोड होगा यूनिफॉर्म लोड पे P, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है ना, ये होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। कहाँ तक होगा, जहाँ तक उसका सेंटर ऑफ मास होगा, यानी कि सेंट्रॉइड होगा। तो अगर इसको कन्वर्ट करना है हमें पॉइंट लोड में,
पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है तो यहाँ जो मेरा पॉइंट लोड में ये P लगेगा, ये P, ये एरिया होगा। अब एरिया कितना होगा इसका, मान लो ये इंटेंसिटी कितनी है मेरी, W डैश है, W डैश। इसको कैसे निकालना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालेंगे। देखो ये पॉइंट मानो P, ये पॉइंट मानो Q, तो दो सिमिलर ट्रायंगल मिल गए हमें, सिमिलर ट्रायंगल मिले हमें। सिमिलर ट्रायंगल कौन कौन से हुए, PBQ, PBQ सिमिलर किससे है, PAC, यानी कि PAC से। समझ में आ रही है बात। तो हमें पता है कि PB सिमिलर ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, PB डिवाइडेड क्या होगा, BP डिवाइड बाय क्या होगा, BP डिवाइड बाय होगा BA। क्लियर। और PQ डिवाइड होगा किसके, AC के। हमें PQ निकालना है, PQ कितना है, W डैश। AC कितना है, मैक्सिमम इंटेंसिटी W। तो W डैश की वैल्यू कितनी आई, BP कितना है 2L/3 और BA कितना है L, B2A क्या है L, तो यानी कि आ जाएगा 2L/3 डिवाइड बाय L इंटू स्मॉल w, L से L कैंसिल आउट हो गया। तो ये जो W डैश आया हमारी इंटेंसिटी कितनी आई, 2/3 ऑफ स्मॉल w, जो कि मैक्सिमम इंटेंसिटी थी। तो ये P कितना आया, ये हमारा आया सिर्फ ये इतना। एरिया क्या होगा इसका, अगर हम एरिया निकालें, वही तो लोड है, एरिया हमें किसका निकालना है, ट्रायंगल BPQ का। कितना होगा, एरिया जो होगा वो लोड के बराबर होगा, ये होगा हाफ इंटू बेस। बेस कितना है 2L/3, हाइट कितनी है, हाइट आई है 2/3 इंटू स्मॉल w, 2/3 इंटू स्मॉल w। तो P कितना आ गया हमारा, P कितना आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9, यानी कि आ जाएगा हमारा 2/9 इंटू स्मॉल w इंटू L। ये मेरा लोड हो गया बच्चों, ये मेरा लोड हो गया। क्लियर है, ये मेरा लोड हो गया। ठीक है, इंटेंसिटी हमने निकाल ली है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ ये लोड जो होगा मेरा, ये होगा 2/9 इंटू स्मॉल w इंटू L। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। अब मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। अगर मुझे मोमेंट चाहिए एट पॉइंट A, मोमेंट चाहिए एट पॉइंट A, तो क्या करें, क्या करें, इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें। ये क्या है हमारी L/3, ये है 2L/3, तो कितना हो जाएगा P इंटू L/3, P इंटू L/3। तो ये वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे आ जाएगा 2/27 इंटू स्मॉल w, राइट। तो ऐसे ही कैलकुलेशन करनी है बच्चों यूनिफॉर्म बेयरिंग लोड की। अब ये तो बात हुई सेंट्रॉइड की, ये तो हमने सेंट्रॉइड पे कैलकुलेशन करी। ठीक है, अगर सेंट्रॉइड पे कैलकुलेशन ना करना हो, एक्स के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन हो, तो फिर कैसे करें। ठीक है, फिर कैसे करें, देखो मान लो मुझे नहीं मालूम कि ये सेंट्रॉइड है। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान बना रहा हूँ मैं। ठीक है, ये मेरी लेंथ L थी, इस पॉइंट को मिटा दो P। ठीक है, देखो अब मान लो ये x है, मैंने x डिस्टेंस पे एक सेक्शन लिया, ये डिस्टेंस L है, तो ये कितनी आ जाएगी इंटेंसिटी, ये आ जाएगी हमारी W डैश इज इक्वल टू W इंटू x/L। ये आ जाएगी मेरी इंटेंसिटी। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें जब लोड चाहिए तो हम एरिया देखेंगे ट्रायंगल का। जब हमें लोड चाहिए तो हमें
एरिया देखना है ट्रायंगल का, ठीक है। एरिया कितना आ जाएगा बताओ, एरिया बराबर होगा लोड के, ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू एक्स इंटू डब्ल्यू डैश। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू एक्स, डब्ल्यू डैश की वैल्यू है स्मॉल डब्ल्यू इंटू एक्स बाय एल। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी स्मॉल डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 12, ठीक है, क्लियर है। तो ये वैल्यू आ गई मान लो हमारी इतनी, ठीक है। ध्यान से समझना बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी ये, इसको समझना है बड़ी ध्यान से। अब मैं खाली इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब तो मैंने कैंटिलीवर की बात नहीं करनी, मैंने सिर्फ सेक्शन की बात की है। अब हमने सिर्फ सेक्शन की बात की है बच्चों। तो ये मेरा हो गया ट्रायंगल, ठीक है। ये मेरा कितना था x, एक ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट को मान लो s, इस पॉइंट को मान लो t। ट्रायंगल जो था मेरा वो इस तरह से था। तो अब इसका सेंट्रॉइड क्या होगा, इसका सेंट्रॉइड होगा यहाँ से x/3 और यहाँ से होगा 2x/3। तो मुझे अगर s पॉइंट के अबाउट मोमेंट चाहिए तो कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा हमारा p किस पे लगेगा, सेंट्रॉइड पे। ये इसका इक्विवेलेंट डायग्राम क्या बनेगा, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनेगा ये होगा x/3, ये होगा 2x/3, ये वैल्यू होगी pw एक्स स्क्वायर अपॉन 12 जो आई है। तो ms क्या हो जाएगा, p इंटू x/3, p की वैल्यू कितनी है w एक्स स्क्वायर अपॉन 12, ये वैल्यू कितनी है x/3। तो ms हो जाएगा w एक्स की क्यूब अपॉन 6l। ध्यान रखना सेक्शन पे हमेशा ये होगा मोमेंट, सेक्शन पे हमेशा ये होगा लोड, यूनिफॉर्म वेरिंग में, क्लियर है। सेक्शंस पे हमेशा ये मोमेंट होगा यूनिफॉर्म वेरिंग लोड के कंपैरिजन में केस में, और सेक्शन पे हमेशा ये लोड होगा। तो ये डायरेक्टली आप मेमोराइज कर सकते हैं, इसका बहुत यूज लूँगा मैं आगे, ठीक है। डायरेक्टली हम सेक्शन लेके ये इक्वेशन लिख सकते हैं। तो याद रखना ये किस पे है, ये है एट दी सेक्शन, एट दी सेक्शन, सेक्शन पे जो हमारा लोड और मोमेंट आता है उसका ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। एक बार हम थोड़ा सा इसको समरी के हिसाब से लिख देंगे तो हमें ध्यान रहेगा, ठीक है। सेक्शन वाइज हम तीनों लोडों को देख लेते हैं कि तीनों जो लोड्स हैं वो क्या होंगे। सेक्शन वाइज हम 3 फोर्स को देखेंगे बच्चों। देखो सबसे पहला हमने लगाया पॉइंट लोड, ठीक है। पॉइंट लोड कैसा होगा, पॉइंट लोड होगा बच्चों ऐसा, ये पॉइंट लोड है, इसकी वैल्यू फिक्स रहती है, कंसंट्रेटेड लोड के नाम से भी जानते हैं इसको। इस लोड को हम कंसंट्रेटेड लोड भी कहते हैं, कंसंट्रेटेड लोड। सेकंड आया हमारा यूडीएल, सेकंड आया यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। सेक्शन पे दिखाऊंगा आप मैं ताकि हमें याद रहे। अगर ये लेंथ मेरी x है और लोड इंटेंसिटी है स्मॉल w, तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम क्या बनेगा, इक्विवेलेंट डायग्राम बनेगा ये, जो p होगा इस केस में होगा w इंटू एक्स, यूनिट हो जाएगी न्यूटन। लोड इंटेंसिटी की यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर।
अगर पॉइंट ए ये है, पॉइंट बी ये है, तो इस केस में मोमेंट एट ए कितना होगा? ये वैल्यू हो जाएगी x/2, ये भी वैल्यू हो जाएगी x/2, तो ये हो जाएगा W(x²/2). ध्यान रखना, मोमेंट एट ए। थर्ड, UVL, यूनिफॉर्म वेरिंग लोड। यूनिफॉर्म वेरिंग लोड कैसा होगा? इस टाइप का, ठीक है, यूनिफॉर्म वेरिंग लोड हुआ इस टाइप का। ये इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी स्मॉल w, इंटेंसिटी यहाँ 0, ये लेंथ x, सेक्शन वाइज देख रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या करें हम? इस केस में क्या होगा देखो, लोड क्या होगा? एरिया होगा। लोड क्या होगा? एरिया होगा। एरिया कितना हो जाएगा हमारा? हाफ इंटू, बताओ लोड क्या हो जाएगा हमारा? एरिया, ठीक है। यहाँ WX होगा, सॉरी, यहाँ क्या निकाल लेंगे? W डैश, और W डैश की वैल्यू कितनी है? W डैश की वैल्यू है स्मॉल W(x/L), जहाँ L लेंथ होगी पूरे उसकी। तो ये एरिया हो जाएगा लोड, इसको हमने P माना, ये माना S, माना T। ये कितना होगा? एरिया कितना होगा? एरिया, क्लियर है? तो एरिया कितना हो जाएगा इसका? W डैश ये इंटू हाफ इंटू x, और ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी? W(x²/12). ये वैल्यू होगी हमारी ये वैल्यू होगी हमारी x/3, और ये वैल्यू होगी 2x/3। तो मोमेंट अगर हमें S पॉइंट पे निकालना है तो कितना आ जाएगा? W(x²/12), ये हमारा फोर्स होगा, इंटू मोमेंट x/3, इसकी वैल्यू आ जाएगी WX^6L। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना है। तो ये तीन चीज़ें अगर आपके माइंड में होगी तो आप इजीली शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट मूव करते हैं टाइप्स ऑफ बीम। जैसे देख चुके हैं हम टाइप्स ऑफ बीम। टाइप्स ऑफ बीम में कितने टाइप के बीम्स होते हैं हम देखते हैं। चलो ठीक, हेडिंग डाल लेंगे, टाइप्स ऑफ बीम्स। सबसे पहला बीम कैसा होता है बच्चों? कैंटिलीवर बीम। कैसा? कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम कैसा होता है? इस तरीके का। ठीक है, अब इसमें पॉइंट लोड भी हो सकता है। ठीक है, ये एंड कौन सा होता है? ये एंड होता है फिक्स्ड एंड। ये एंड होता है फिक्स्ड एंड, और ये एंड होता है फ्री एंड। ये एंड होता है फ्री एंड। ठीक है, जितने भी कंस्टेंट होंगे सब फिक्स्ड एंड के होंगे कैंटिलीवर बीम के। रिएक्शन एट ए इन वर्टिकल डायरेक्शन, रिएक्शन एट ए इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और मूवमेंट एट पॉइंट ए। ठीक है, ये हमारा कैंटिलीवर बीम हो गया, जो एक तरफ से फिक्स्ड होता है और एक तरफ से फ्री होता है। दूसरा कैंटिलीवर बीम में हमारा लोड क्या हो सकता है? यूडीएल भी हो सकता है, इस तरीके से। ठीक है, मल्टीपल भी हो सकते हैं एक साथ। ठीक है, एक साथ मल्टीपल भी हो सकते हैं। यूनिफॉर्म भी हो सकता है बीच में, इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है,
इतने इस तरह के लोड रिस्पेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम दोनों तरफ से क्या होता है, सपोर्टेड, दोनों तरफ से कैसा होता है, सपोर्टेड। एक सपोर्ट कैसी रहेगी, रोलर सपोर्ट, एक सपोर्ट कैसी रहेगी, हिंज सपोर्ट। सिंपली सपोर्टेड बीम में मिड पॉइंट पे लोड भी हो सकता है, ठीक है, इस पॉइंट को ए मान सकते हैं, इस पॉइंट को बी। यूडीएल भी हो सकता है इसके साथ, और इसके साथ यूनिफॉर्म वेरिंग लोड भी हो सकता है, ठीक है। ये मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम हुआ। ये कौन सा हुआ मेरा, सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम। थर्ड होगा ओवरहैंगिंग बीम, ओवरहैंगिंग बीम, ओवर हैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग बीम कैसा होता है बच्चों, इसमें ओवरहैंग होता है सेक्शन। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम की सपोर्ट अंदर खिसका दी जाए तो ये बन जाता है ओवरहैंगिंग बीम। मान लो लोड पी है, ये मान लो लेंथ ए है, ये भी लेंथ मान लो ए है, ये मान लो एल है, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है ये ओवरहैंग पोर्शन कहलाता है। इसका बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, बताऊंगा जब मैं पढ़ाऊंगा ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंग पोर्शन क्यों किया जाता है ओवरहैंग, बताऊंगा। इसका खास रोल है, सिंपली सपोर्टेड बीम में जब हमें मोमेंट ज़ीरो करना होता है तब हम ओवरहैंगिंग बीम का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका बहुत पर्पज, सिविल में तो खासकर बहुत ज़्यादा। फोर्थ, प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम, प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम। प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम कैसा होगा बता चुका हूँ। जो फ्री एंड होता है वो भी आपका फ्री नहीं रहता, और लोड आ जाता है बीच में कहीं। फिक्स एंड तो होता ही है इसमें, ये सपोर्ट जो होती है ये फ्री नहीं होती। ये हमारा प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम है। इसमें भी लोड यूडीएल भी हो सकता है और यूवीएल भी हो सकता है पॉइंट लोड के साथ। सेम केस हेयर, यूडीएल भी हो सकता है, यूवीएल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चार तरीके के बीम हैं जो हमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने हैं। एक्चुअली बीम और भी हैं, कंटिन्यूस बीम है, फिक्स बीम है। फिक्स बीम कैसा होता है, ठीक है, फिक्स बीम यहाँ दिखाएं, अगर हम मान लो यहाँ दिखाएं हम फिक्स बीम, ठीक है, वो दोनों तरफ से फिक्स रहता है बस, ठीक है। उसके क्वेश्चन मैकेनिकल में ज़्यादा नहीं आते हैं, सिविल में ज़्यादा पूछा जाता है वो, ठीक है। ये हमारा फिक्स बीम हो गया, ये लेंथ एल है, यहाँ यूडीएल भी हो सकता है, पॉइंट लोड भी हो सकता है, चाहे ऑफसेट हो कोई दिक्कत नहीं, और यूवीएल भी हो सकता है, ठीक है। ये हमारा कौन सा है, फिफ्थ वन जिसे हम कहेंगे फिक्स्ड बीम, ठीक है। तो इस टाइप के बीम्स होते हैं। इनकी कैलकुलेशन मैंने लोड की बताई दी है आपको, लोड कैसे निकालते हैं और मोमेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन मैं आपको बता चुका हूँ। अब जरा साइन कन्वेंशन देखते हैं कि शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते वक्त साइन कन्वेंशन कौन कौन से ध्यान रखने हैं हमें। हॉगिंग मोमेंट क्या होता है, सैगिंग मोमेंट क्या होता है, जरा इसको भी देखते हैं अभी। हेडिंग डालेंगे
साइन कन्वेंशन। देखो साइन कन्वेंशन बड़े इंपॉर्टेंट है। पहले शेयर फोर्स के देखेंगे, शेयर फोर्स साइन कन्वेंशन। देखो बच्चों, मान लो ये हमारा सेक्शन है, ये एक हमने सेक्शन लिया है x, तो सेक्शन के ये मेरी राइट हैंड साइड हुई, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड हुई। सेक्शन के राइट साइड में अगर कोई डाउनवर्ड फोर्स मुझे दिख रहा है तो ये ट्रीट किया जाएगा पॉजिटिव, और सेक्शन के ही राइट साइड में कोई मुझे अपवर्ड फोर्स दिख रहा है, ये भी P है, मान लो ये भी P है, तो ये ट्रीट किया जाएगा नेगेटिव। ये ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे ही अगर ये मेरा सेक्शन है, ठीक है, ये मेरा सेक्शन ले लिया हमने x, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया राइट हैंड साइड। सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई मुझे डाउनवर्ड फोर्स मिल रहा है तो ये ट्रीट किया जाएगा नेगेटिव। सेक्शन के राइट साइड में कोई मुझे अपवर्ड फोर्स मिल रहा है तो ये ट्रीट किया जाएगा पॉजिटिव। सेक्शन के लेफ्ट साइड में भी कोई मुझे अगर अपवर्ड फोर्स मिल रहा है तो ट्रीट किया जाएगा पॉजिटिव। सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड ये है, सेक्शन के राइट हैंड साइड ये है। इन दोनों में से कोई भी एक को हम इसको फॉलो करेंगे। हम जो देखेंगे सेक्शन के राइट हैंड साइड से देखेंगे। समझ में आ रही है बात बच्चों? हम जो भी देखेंगे सेक्शन के राइट हैंड साइड से देखेंगे। क्लियर है? ये तो हो गए शेयर फोर्स के साइन कन्वेंशन। सेक्शन के राइट हैंड साइड में डाउनवर्ड पॉजिटिव, अपवर्ड साइड में नेगेटिव, इसको ही फॉलो करना है, इसको भूल जाना है। ठीक है, देखते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के साइन कन्वेंशन। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन किसके? अब बेंडिंग मोमेंट के देखेंगे। देखो बच्चों, बेंडिंग मोमेंट दो टाइप के होते हैं हमारे। मान लो ये सेक्शन है मेरा, सेक्शन में अगर नीचे की तरफ मुझे मोमेंट मिलता है तो इस मोमेंट को कहता हूँ मैं हॉगिंग मोमेंट। ये मोमेंट क्या है? ये मोमेंट है मेरा हॉगिंग मोमेंट। हॉगिंग, और हॉगिंग मोमेंट हमेशा ट्रीट किया जाता है नेगेटिव, ध्यान रखें। ऐसे ही मेरा अगर ये सेक्शन है x, ठीक है, तो ये मेरा होता है अगर मुझे मिल रहा है ऊपर की तरफ, तो ये मोमेंट कहलाता है सैगिंग मोमेंट। सैगिंग मोमेंट हमेशा ट्रीट किया जाता है पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, ये क्या है? ये सेक्शन के राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। ये सेक्शन की लेफ्ट हैंड साइड है, ये सेक्शन की राइट हैंड साइड है। तो हमें जो लेने हैं वो राइट हैंड साइड वाले लेने हैं। यानी जब मूवमेंट देखेंगे तो ये वाला साइन देखेंगे और एक ये वाला साइन देखेंगे। यानी कि सेक्शन के राइट साइड में अगर मुझे नीचे को मिलेगा तो मैं लूँगा नेगेटिव, सेक्शन के राइट हैंड साइड में अगर मुझे ऊपर को मिलेगा तो लूँगा मैं पॉजिटिव। क्लियर है बच्चों? साइन कन्वेंशन बहुत अच्छे से समझ लेना, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को बनाने के लिए, राइट। साइन कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग दी शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, राइट। तो you will have to follow these steps for making the diagram of shear force and bending moment.
ठीक है। अच्छा, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, शेयर फोर्स के साइन कन्वेंशन और बेंडिंग मोमेंट के साइन कन्वेंशन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए पहले बोल रहा हूँ बेंडिंग मोमेंट में ये लेंगे और ये लेंगे, और जो लास्ट मैंने बताया शेयर फोर्स में जो इधर बनाया था मैंने फिगर, उसको हम फॉलो करेंगे। यानी ये राइट हैंड साइड में डाउनवर्ड होगा तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, अपवर्ड होगा तो हम नेगेटिव लेंगे शेयर फोर्स के केस में, और बेंडिंग मोमेंट के राइट हैंड साइड में अगर डाउनवर्ड मिल रहा है तो नेगेटिव, अपवर्ड होगा तो पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर है बच्चों? ये बात शायद आपको समझ में आ गई है। और साइन कन्वेंशन कोई फिक्स नहीं होते, हर बुक के अलग अलग साइन कन्वेंशन होते हैं अपने अपने। साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार एक साइन कन्वेंशन को फॉलो कीजिए, आपकी कैलकुलेशन, आपका कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों बात समझते हैं थोड़ा सा कि व्हाट इज द पर्पस फॉर स्टडिंग द शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम चैप्टर, राइट। कि बीम में ऐसा क्या है कि हमें ये शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? रीज़न है, देखो बीम जो होता है ना बच्चों, उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, और जब उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है ना तो उस पर एक से ज़्यादा मल्टीपल फोर्स लग सकते हैं। अगर लेंथ होगी तो फोर्स ज़्यादा लग सकते हैं, लेंथ नहीं होगी तो फोर्स ज़्यादा नहीं लग सकते हैं। तो होता यही है बीम में, तो समझते हैं थोड़ा सा। जैसे अगर मान लो कोई भी बीम है, ठीक, कोई भी बीम है, उसकी लेंथ ज़्यादा है, सपोज मैं कहता हूँ सिंपली सपोर्टेड बीम है। अब ये सिंपली सपोर्टेड बीम मैंने बनाया, ठीक है। अब मैंने कहा कि मेरा यहाँ पॉइंट ए है ये, और ये पॉइंट बी है, और ये ऐसे एक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ मैंने बीच में यूडीएल लगा दिया इस तरीके का, क्लियर है। यहाँ मेरा पॉइंट लोड है पी मान लो, इसकी लोड इंटेंसिटी कुछ दी हुई है मैं डब्लू, ऐसे ही इसकी भी लोड इंटेंसिटी कुछ होगी डब्लू, मैक्सिमम होगी। तो बच्चों ध्यान से समझना है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्या कि वाई वी हैव टू स्टडी दी शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, राइट। क्योंकि हमें पूरे बीम पे ये पता करना है कि कहाँ मोमेंट मैक्सिमम है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो बेंडिंग स्ट्रेसेस होती हैं उसी में डिज़ाइन होता है बीम का, क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा होती है। तो बेंडिंग स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है वो है M/Z। तो ये मोमेंट कहाँ मैक्सिमम है, वहीं तो बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम होगी, क्योंकि क्रॉस सेक्शन फिक्स होता है किसी बीम का। बहुत कम ऐसा होता है कि क्रॉस सेक्शन वेरी करता है, ये लगभग फिक्स रहता है, या तो रेक्टेंगुलर होगा या सर्कुलर होगा। तो जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मूवमेंट होगी। तो बच्चों अब मुझे ये फाइंड आउट करना है इस पूरे बीम पे कि कहाँ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है, और बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहाँ है ये तब तक हम नहीं बता सकते जब तक हमें बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन ना पता हो पूरे बीम पे। हम ये तब तक नहीं बता सकते जब तक बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन ना पता हो, ठीक है। इसीलिए हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, ताकि हमें ग्राफिकली ये पता लग सके कि किस पॉइंट पे मोमेंट मेरा मैक्सिमम है। मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ठीक है, ये एफ है, ये मान लो। तो अब मुझे ये पता लगाना है कि कौन से पॉइंट पे मेरा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है। सी पे है कि डी पे है कि बी पे है कि ई पे है, क्या बीच में कहीं है। तो ये कब तक हम पता नहीं लगा सकते, जब तक हम इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना नहीं सकते हैं। पहली बात तो ये हो गई कि वाई वी हैव टू ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, राइट। बात करते हैं शेयर फोर्स डायग्राम की। बच्चों कुछ भी ऐसे होते हैं जिसमें अगर शेयर फोर्स नहीं बनाना तो आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नहीं बना सकते हैं। कुछ केसेस ऐसे हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि अगर आपको शेयर फोर्स डायग्राम पता है तो ही आप उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हो, क्योंकि शेयर फोर्स होता है वो एक हायर डिग्री होती है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की, ये याद रखना। शेयर फोर्स क्या होता है, एक हायर डिग्री होती है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। थोड़ा यहाँ समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और शेयर फोर्स डायग्राम बनाना भी इसलिए है कि शेयर फोर्स कहाँ ज़्यादा होगा, जहाँ ज़्यादा शेयर फोर्स होगा वहाँ हमारी शेयर स्ट्रेसेस बीम के ज़्यादा रहेगी। तो शेयर स्ट्रेस, तो हमें शेयर फोर्स डायग्राम क्यों बनाना है, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि शेयर फोर्स कहाँ मैक्सिमम होगा, ठीक है। ये वैल्यू कहाँ मैक्सिमम होगी, जिससे हम क्या निकालेंगे, शेयर स्ट्रेस निकालेंगे, जो फॉर्मूला आपको पता ही है,
जो हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। ठीक, ऐसे ही बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्यों बताना है हमें? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसलिए बताना है कि हमें ये पता लगाना है कि बेंडिंग मोमेंट कहाँ मेरा मैक्सिमम है। क्यों? क्योंकि बेंडिंग स्ट्रेस निकालनी है m/z से, तभी तो डिज़ाइन होगा उस पॉइंट पे। तो पहले तो ये बात हो गई। अच्छा, अब देखो लोड इंटेंसिटी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम शेयर फोर्स डायग्राम में शेयर फोर्स में क्या रिलेशन बन सकता है वो देखते हैं। देखो ध्यान से समझना। सबसे पहले लोड और लोड इंटेंसिटी में देखते हैं। लोड और लोड इंटेंसिटी यूडीएल के केस में देखते हैं। देखो हमारी जो लोड इंटेंसिटी थी बच्चों, लोड इंटेंसिटी क्या थी? लोड इंटेंसिटी थी, ध्यान से समझना, वो थी हमारी W। इसकी वैल्यू क्या होती है? न्यूटन पर मीटर, यही तो थी। तो अगर मुझे न्यूटन पता करना है, यानी कि लोड पता करना, ये लोड है ना, तो लोड अगर मुझे पता करना है तो मैं क्या करूं? मैं मीटर की मल्टीप्लाई लोड इंटेंसिटी में कर दूं, यानी कि लोड इंटेंसिटी इंटू मीटर। मीटर को मैं मान लेता हूं x, मीटर को क्या मान लेता हूं मैं? x। अब बात ध्यान से समझना, अगर बच्चों मैं लोड का डिफरेंशिएशन कर दूं तो मेरे पास लोड इंटेंसिटी आ जाएगी। अगर मैं लोड का डिफरेंशिएशन कर दूं, क्योंकि W क्या है? लोड इंटेंसिटी। समझ में आ रही है बात? अगर लोड का डिफरेंशिएशन कर दूं तो मेरे पास लोड इंटेंसिटी आ जाएगी। तो यहां पर पहला पॉइंट जो दिमाग में रखना है क्या, कि जो लोड इंटेंसिटी होती है, लोड इंटेंसिटी होती है डिफरेंशिएशन ऑफ लोड। ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन ऑफ लोड। P क्या है? P जो है बच्चों वो है मेरा लोड। तो लोड इंटेंसिटी और लोड में डिफरेंस हुआ, क्लियर है? तो लोड इंटेंसिटी क्या है? स्मॉल w, यानी कि स्मॉल w अगर मुझे चाहिए तो ये रिलेशन हो सकता है, पहली बात। ठीक हो गई? अच्छा, अब थोड़ा सा रिलेशन और आगे चलते हैं। देखो अगर मान लो मुझे इससे एक रिलेशन और बन सकता है क्या, कि जो dp है, ये हमारा लोड है, ये क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल w इंटू dx। लोड अगर मुझे निकालना है तो मैं डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ ना। समझ में आ रही है बात? डिफरेंशिएशन करता हूँ x1 और x2। ये फॉर्मूले बहुत ज़्यादा काम में लेने वाले हैं बच्चों। तो दो फॉर्मूले याद रखने हैं। अगर लोड इंटेंसिटी निकालनी है तो लोड को डिफरेंशिएट करना है, अगर लोड निकालना है तो लोड इंटेंसिटी को इंटीग्रेट करना है। और अगर लोड इंटेंसिटी निकालनी है तो डिफरेंशिएशन करना है लोड का, ठीक। और अगर हमें लोड निकालना है, लोड इंटेंसिटी अगर गिवन है तो लोड निकालना है तो इंटीग्रेशन करना है। लोड अगर गिवन है तो लोड इंटेंसिटी निकालनी है तो हमें डिफरेंशिएशन करना है। समझ में आ गई बात बच्चों? क्लियर है? ठीक है। ये बात हमें समझ में आ गया कि लोड का अगर हम डिफरेंशिएशन कर दें तो हमें लोड इंटेंसिटी पता लग जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। पहले पॉइंट ही हमें समझ में आ गया। अच्छा, जैसे यूडीएल का केस लेके चलते हैं। यूडीएल में क्या आया था हमारा? लोड इंटेंसिटी कितनी थी? लोड इंटेंसिटी थी P इंटू एक्स। लोड इंटेंसिटी कितनी थी? P इंटू एक्स। क्लियर है बच्चों? तो अगर हम लोड इंटेंसिटी का डिफरेंशिएट करें तब हमारे पास लोड आया। गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी। यूडीएल के केस में देखते हैं हम बच्चों। यूडीएल के केस में
यूडीएल के केस में हमारा जो लोड था वो क्या था, P बराबर था W इंटू एक्स, यही तो था, P इजिकल टू W इंटू एक्स। तो अगर हम डिफ्रेंशिएट करें लोड को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये क्या देना चाहिए, ठीक है, ये हमने निकाल लिया है। इसका मतलब ये रिलेशन हमारा सही है, ये रिलेशन हमारा सही है। बात देखते हैं सेकंड। ऐसे ही जैसे ये फॉर्मूला बनाया है ऐसे ही बच्चों शेयर फोर्स का भी होता है। तो जो शेयर फोर्स होगा, शेयर फोर्स जो होता है बच्चों F, ये क्या होता है हमारा, शेयर फोर्स जो होगा F, ठीक है। हम बात कर रहे हैं अब शेयर फोर्स की। तो शेयर फोर्स हमेशा होता है मोमेंट का डिफरेंशिएशन। शेयर फोर्स हमेशा क्या होता है, मोमेंट का डिफरेंशिएशन। क्लियर हो रही है बात, शेयर फोर्स का हमेशा होता है मोमेंट का डिफरेंशिएशन। और अगर मुझे मोमेंट चाहिए, अगर मैं चाहता हूँ मोमेंट, तो m जो होता है वो इंटीग्रेशन होगा x1 टू x2 किसका, शेयर फोर्स का। ध्यान रखना, अगर मुझे मोमेंट चाहिए तो मोमेंट क्या होगा, मोमेंट होगा इंटीग्रेशन ऑफ, मोमेंट क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ शेयर फोर्स। एग्जांपल लेके देखते हैं, ऐसे कैंटिलीवर बीम में, जैसे कैंटिलीवर बीम में मान लो ये लोड लगा हुआ था P, ठीक है। तो मुझे पता है मोमेंट कितना आया था, मोमेंट मान लो ये सेक्शन मेरा x है, तो मोमेंट आया था मेरा P इंटू एक्स, विद नेगेटिव साइन का होगा, हॉगिंग होगा, बाद में देखेंगे, अभी नहीं देखना इसको। अब मान लो ये, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूँ x के रिस्पेक्ट में तो ये मुझे P देगा। तो P जो होता है वही बच्चों मेरा शेयर फोर्स होता है, ठीक है, यही होता है हमारा शेयर फोर्स, ठीक है। और अगर मेरे को मोमेंट निकालना हो तो मोमेंट क्या करूँ मैं, x1 से x2 P इंटू डी एक्स कर दूँ, P इंटू डी एक्स कर दूँ, ठीक है। कितना चाहिए, px आना चाहिए ना। अब मेरा x1 कितना है बताओ, 0, x2 कितना है, x, यहाँ से लिया है ना हमने सेक्शन हमने यहाँ से लिया, तो यहाँ x की वैल्यू है 0, यहाँ x की वैल्यू कितनी है, x। ऐसे ही तो बढ़ रहे हैं हम, समझ में आ रही है बात। तो x1 कितना है 0, ये कितना है x, तो 0 टू x इंटू P इंटू डी एक्स। इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, इसकी वैल्यू आ जाएगी P इंटू एक्स। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, P इंटू एक्स, ठीक है। इसकी वैल्यू आएगी P इंटू एक्स, ठीक हो गई बात। तो यानी कि दूसरा फॉर्मूला क्या याद रखना है हमें, दूसरा फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला बच्चों हमें याद रखना है कि जो मोमेंट होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ शेयर फोर्स इनटू डीएक्स, ठीक। और जो शेयर फोर्स होता है वो होता है डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंट। ये दो फार्मूले हमें याद रखने हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर है। तो बच्चों आई होप आपको टाइप्स ऑफ लोड पता लगे होंगे, लोड की कैलकुलेशन कैसे निकालनी वो पता लगी, कैंटिलीवर बीम क्या होता है, यूनिफॉर्म वेरिंग लोड क्या होता है, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, सेंटर पे कौन एक्ट करता है कौन नहीं करता है, ठीक है। तो आई होप आपको आज की पूरी क्लास जो है वो समझ में आई होगी। इस क्लास को दोबारा से रिपीट करके देखें क्योंकि ये बेसिक्स हैं शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के, ये जब आते होंगे तभी आप आगे मूव कर सकते हो। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।